तो देखो बच्चों, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास 6 स्ट्रक्चर के पढ़े थे और उस पर बेस मैंने आपको बताया था बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अगर आपको सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले याद है तो आप बड़े ही आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये मैंने आपको बोला है। अब होता क्या है कि कुछ एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े पूछे जाते हैं। जरा हम उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, है ना। तो इनको बोला जाता है बच्चों कैविटी प्रॉब्लम्स, है ना। कैविटी प्रॉब्लम्स। अब देखो, मैं एक आपको पहले तो जनरल तरीका बताऊंगा उसको सॉल्व करने का, है ना। और फिर मैं आपको उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बढ़िया तरीका बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा जिसे बहुत तेजी से सॉल्व हुआ। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो जो छोटा तरीका है वो कितना इफेक्टिव है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। तो आप बस देखते चलिए और आप समझते जाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई, अगर इस तरीके से बच्चों एक कंप्लीट डिस्क है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बता सकते हो कि इस कंप्लीट डिस्क का सेंटर से कितना कितना ऊपर जो है वो है सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। अच्छा, इसका मास m है, डिस्क का रेडियस r है, मान लीजिए, है ना। कैविटी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे। तो आप बता देते हैं कि इसका जो वो है सेंटर ऑफ मास, सेंटर से 4r/3 पाई है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला याद है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये डिस्क जो है वो ऐसे काट दी गई है, सेंटर से बीच बीच से ऐसे उड़ा दी गई, मतलब डिस्क का जो पोर्शन बचा है बच्चों वो ये है, जो मैं ऐसे डैश 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 करके बना रहा हूं। ये जो डिस्क का पोर्शन है, जो आपको इनर रेडियस वाला पोर्शन दिख रहा है, वो खाली हो गया, कैविटी बन गई वहां। मान लीजिए कि ये जो कैविटी है वो r रेडियस की है और डिस्क का जो आउटर सरफेस की रेडियस है वो 2r है, हम ये मान लेते हैं। तो आप देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बीच वाला जो पोर्शन है सेंटर से r रेडियस का, ये उड़ा दिया गया है। डिस्क केवल आपकी इतनी बची है। देखे बच्चों, ध्यान दें इस बात पे। और इसका जो मास है वो आपको दिया हुआ है, मास की वैल्यू दी हुई है। मास की जो वैल्यू है इस डिस्क की, जो कटी हुई डिस्क है जिसमें कैविटी है, उसकी डिस्क का मास दिया है आपको, लेट सपोज 3 kg, है ना बच्चों। 3 kg दे दिया है, हम मान लेते हैं। और रेडियस तो है ही, जहां से कैविटी कटी हुई है या फिर खाली जगह है, वो r रेडियस की डिस्क है ही नहीं, और 2r रेडियस की कंप्लीट डिस्क है। तो उसके बीच में जो पोर्शन है वही डिस्क का पोर्शन है, ये बोला गया। अब इसका आपको बोला गया है कि सेंटर ऑफ मास निकालो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। भाई कंप्लीट डिस्क थी, उसका तो फॉर्मूला हमें पता था, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। लेकिन इसका थोड़ी ना फॉर्मूला पता है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको जनरल तरीका बताता हूँ जो सॉल्व किया जाता है, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखो। तो इसके सॉल्व करने का तरीका ऐसा है बच्चों कि इसको आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें डिस्क का तो पता नहीं, भाई इस डिस्क का फॉर्मूला तो कुछ पता नहीं, हमने सीखा नहीं है। लेकिन अगर सोचो आप कि मैं इस तरीके से सोचूं कि ये जो डिस्क है, जो r रेडियस से 2r रेडियस तक फैली हुई है, अगर मैं इनको छोटी 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 रिंग्स में बना लूं, ऐसे कट कर लूं, देखो, एक ये रिंग, फिर उसके बाद एक ये रिंग, फिर उसके बाद एक और रिंग, फिर उसके बाद एक और रिंग, फिर उसके बाद ऐसी एक रिंग, तो ऐसी कितनी इन्फिनाइट रिंग से बन के बनी होगी। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनाइट रिंग्स मान लूं जिसकी रेडियस r से लेकर 2r तक है, और वो सबको मैं यहाँ पे बिठा दूं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे सारी रिंग्स को, तो ये डिस्क बन जाएगी ना बेटा, डिस्क बन जाएगी। तो क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मुझे पता है कि अगर एक हाफ रिंग है और उसका सेंटर, उसकी रेडियस अगर r है, तो उसका सेंटर ऑफ मास टूवर्ड्स द रिंग होता है, बेस से ऊपर की तरफ। और ये कितना होता है बच्चों, 2r/पाई। ये तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है, मुझे इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन रिंग का तो पता है। तो सोचो मैं इसको ऐसे इन्फिनाइट रिंग्स में तोड़ दूं तोड़ दूं तोड़ दूं तोड़ दूं, और सबके सेंटर ऑफ मास को ऐड करते जाऊं, तो मुझे इस पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। सोचो, इसी तरीके से निकाल सकते हैं ना अपन तो, ऐसे इन्फिनाइट, क्योंकि रिंग का फॉर्मूला मुझे पता है, इस डिस्क का फॉर्मूला नहीं पता है। कंप्लीट डिस्क होती तो उसका पता होता मुझे, हाफ कंप्लीट हाफ डिस्क होती तो। लेकिन इस
r रेडियस से 2r रेडियस के डिस्क को मैं इन्फिनाइट रिंग्स में तोड़ सकता हूं। ये मुझे सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। अब इसको करेंगे कैसे भाई? तो अब बच्चों इन्फिनाइट अगर सेंटर ऑफ मास आएंगे तो इन्फिनाइट जो छोटे 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 डीएम 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 मास आएंगे, उनके सेंटर ऑफ मास को जोड़ने का तरीका क्या है अगर हमें उसको सॉल्व करना है? तो इंटीग्रेशन। इन्फिनाइट चीजों को जोड़ने का तरीका तो हमें मैथ्स ने दिया है, इंटीग्रेशन से तो ऐसा करते हैं। इसलिए पहले तो आप एक एलिमेंटल रिंग मानो, तो हम किसी भी x दूरी पे चले जाते हैं जिसकी जिसकी वैल्यू जो होगी x की वो r से लेके 2r के बीच में है, और x पे जाके एक रिंग मानते हैं बच्चों, और इस रिंग की जो बहुत छोटी सी डिस्क है, बहुत छोटी सी जो पतली सी विड्थ है, उसको dx मान लेते हैं, उसको dx मान लेते हैं। देखो ये शेडेड रीजन, जो ब्लू कलर का शेडेड रीजन दिख रहा है ना आपको, ये x पे जाके मैंने कितने विड्थ की बच्चों, dx विड्थ की एक रिंग ली। अब क्योंकि ये डिस्क है और यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इसके लिए सिग्मा निकाल सकते हो। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिग्मा क्या होता है बच्चों? टोटल मास अपॉन एरिया। अब टोटल मास डिस्क का है 3 kg अपॉन एरिया, एरिया ऑफ जो डिस्क है बच्चों वो कितना हो जाएगा? देखो आप, एरिया ऑफ डिस्क हो जाएगा, मतलब टोटल डिस्क का एरिया कर दो 2πr रेडियस वाले का, और r रेडियस वाले डिस्क का एरिया माइनस कर दो, तो जो बची हुई डिस्क है उसका रेडियस आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई 2r इस रेडियस 2r रेडियस वाले का स्क्वायर माइनस उसमें से r रेडियस वाली कैविटी वाला है, तो r रेडियस वाले एरिया को माइनस कर दो, तो जो डिस्क का बचा हुआ एरिया है वो डिवाइड करोगे तो सिग्मा मिल जाएगा इसके लिए। तो सिग्मा कितना हो जाएगा बच्चों? सरफेस सरफेस मास डेंसिटी, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन, ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर, और ये πr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई 4πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, तो 3πr स्क्वायर, तो सिग्मा बचा 1/πr स्क्वायर kg पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें सिग्मा मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इस छोटी सी डिस्क का जो छोटा सा एरिया हुआ रिंग का इस छोटी सी रिंग का x पे जाके dx विड्थ की जो रिंग होगी उसका छोटा सा एरिया होगा dA, उसको लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? तो एक काम करो, इस रिंग को बाहर निकालो और फैला लो। देखो इस रिंग को मैंने बाहर निकाल लिया और फैला लिया, तो ये शेडेड रीजन है जो हमारा dA है, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, इसी शेडेड रीजन का एरिया जो है वो dA। तो इसकी विड्थ कितनी है जो आपने छोटा सा dx विड्थ की रिंग निकाली है, वो तो dx है। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? ये क्योंकि ये हाफ रिंग है तो उसकी रेडियस x है, तो पाई इंटू एक्स। भाई टोटल सरकमफ्रेंस होता है 2πx, लेकिन यहाँ पे रिंग जो है वो हाफ है तो पाई एक्स होगी ना। तो जो एलिमेंटल एरिया dA है वो dA की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? अब तो ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तो पाई एक्स इंटू dx, तो छोटा सा एरिया आ गया पाई एक्स इंटू dx। अब जब ये पाई एक्स इंटू dx आ गया है स्टूडेंट्स, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? छोटा सा d आ गया, तो इस छोटे से एलिमेंट का जो रिंग है, रिंग का आप मास निकाल सकते हो ना, रिंग का मास निकाल सकते हो कितना? छोटा सा मास dm, जो डिस्क में आपने एलिमेंटल रिंग मानी है तो उसका छोटा सा मास dm निकाला जा सकता है सिग्मा इंटू da से। याद करो सिग्मा इंटू da, आपको मैंने बताया था कि अगर आपको सिग्मा पता है तो dm निकाल सकते हो सिग्मा इंटू da भी पता है, सिग्मा की वैल्यू भी पता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो भाई। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखो पाई एक्स डीए की वैल्यू ना, पाई एक्स, सिग्मा की वैल्यू तो 1/πr स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं पाई एक्स dx डिवाइड बाई जो है नीचे आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई और पाई जो है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा, तो डीएम जो है वो आ जाएगा एक्स dx बाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो आप ये मान सकते हो आपने क्या कर लिया कि एक छोटी सी रिंग निकाल लिया आपने जिसका रेडियस जो है वो r नहीं है बच्चों, इसका रेडियस है x, विड्थ dx है, dx बहुत छोटी है तो रेडियस आप x मान सकते हो, और इस रिंग का मास dm है, तो इस dm मास को आप कहाँ कंसंट्रेट कर सकते हो? इसके सेंटर ऑफ मास पे। और रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? आप सोचो 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 सोचो। तो ये रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होता है उसका अगर YCM देखा जाए तो XCM तो होता नहीं है, YCM होता है, तो YCM होता है 2r/पाई, लेकिन r यहाँ पे क्या है? x, तो ये हो जाएगा 2x/पाई, रेडियस जो है वो तो x है ना, तो ये हो जाएगा 2x/पाई। देखो आप, मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, है ना, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो क्या इसका जो ये YCM है, क्योंकि XCM 0 है,
तो ऐसी जितनी भी रिंग्स होंगी उन सबका एक्सीएम 0 होगा। तो मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीएम करोगे हर रिंग का, m1 dm1 x1 dm2 x2, तो एक्सीएम तो 0 ही आएगा। तो इसके लिए भी जो है एक्सीएम हमेशा 0 रहेगा। तो एक्सीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकली हमें पता चलता है कि वो y में ही आने वाला है सेंटर ऑफ मास, है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है तो y में ही आएगा सेंटर ऑफ मास, इसलिए एक्सीएम तो 0 है। तो YCM निकालो भाई। अब YCM का हमने फॉर्मूला पढ़ा था भाई निकालने का, जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होता है तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था, तो YCM निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रल y dy y dm, dm का YCM है ना, तो इसको y मान लेते हैं बच्चों, YCM तो हम इस पूरे डिस्क का निकाल, और इंटीग्रल dm ऐसा लिख सकते हैं हम बच्चों। और इंटीग्रल dm है क्या, टोटल मास ऑफ द डिस्क। भाई dm 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 जुड़ेगा तो टोटल मास ही तो आएगा, दैट इज 3 kg। तो इंटीग्रल y dm अपॉन ये है 3 kg, है ना बच्चों। अब आप लोग सॉल्व करें इसको, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा देखें। यहाँ पे बच्चों आप अगर सॉल्व करेंगे तो YCM में यहाँ पे इंटीग्रल y dm करोगे तो dm की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, ये है x dx, और ये y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू तो y dm है ना, तो x dx अपॉन आर स्क्वायर, ये तो dm हो गया बच्चों, और इनटू आपका y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये देखो y की वैल्यू 2x बाई पाई, तो ये 2x बाई पाई कर दे ऐसा, और डिवाइड बाई 3 तो चल ही रहा है। अच्छा बच्चों एक इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसको सही कर ले, क्योंकि ये जो डिस्क है ये हाफ डिस्क है, तो जो एरिया आप माइनस कर रहे हो वो एरिया भी हाफ माइनस होगा। पाई आर स्क्वायर तो फुल सर्कल का एरिया होता है ना, फुल डिस्क का एरिया होगा, तो ये तो हाफ डिस्क है, तो यहाँ पे भी पाई आर बाई 2 होना चाहिए, तो पाई इंटू 2r बाई 2, और यहाँ भी बाई 2 होना चाहिए, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाइड बाई 2 होना चाहिए, ये ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बाई पाई आर होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे भी जब आप सिग्मा लिख रहे हो तो ये 2 बाई पाई आर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो एक 2 यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे भी आपको एक 2 लिखना पड़ेगा, ये इसमें 2x इंटू डी एक्स, है ना बच्चों। ये थोड़ा सा सुधार लेना, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, है ना, क्योंकि हाफ डिस्क है ना, तो हाफ एरिया हो जाएगा ना, हाफ एरिया में से आर रेडियस वाले हाफ एरिया को माइनस करोगे तब आपको डिस्क का एरिया मिलेगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती नहीं तो। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों क्या क्या बाहर आएगा, 2 इंटू 2, तो ये आ गया 4 बाहर, डिवाइड बाई आर भी कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, 3 पाई, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी बाहर आएंगे, तो 3 पाई स्क्वायर है ना, इसका तो इंटीग्रेशन चल ही रहा है, 3 पाई आर स्क्वायर, ये भी बाहर आ गया, और यहाँ इंटीग्रेशन बचा है कितना बच्चों, x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक x की, तो भाई ये डिस्क ये रिंग कहां से लेना चालू किया आपने, r रेडियस से लेकर कहां तक, 2r रेडियस तक, तो r रेडियस से लेकर 2r रेडियस तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। अब इंटीग्रेट करो, आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, देखो करते हैं भाई, इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये YCM जो है वो कितना आ जाएगा, 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर, ये तो है ही, और ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, है ना, और ये लिमिट आप रखो 2r बाई 2r से लेकर r तक। अच्छा ये जो 3 है ये भी बाहर ले लो आप, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 9 पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों, 3 भी बाहर ले लोगे तो ये आ जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अंदर क्या लिखोगे भाई, 2r का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब, और माइनस r का क्यूब, तो ये माइनस r का क्यूब, तो ये बचेगा 7r क्यूब, तो YCM जो है ये 7r क्यूब इंटू 4, तो ये हो जाएगा 28r क्यूब बाई 9 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर क्यूब जो है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर हमारा आया इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास वो आया बेस से, सेंटर से ऊपर की तरफ 28r बाई 9 पाई, 28r बाई 9 पाई। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन बच्चों इसमें बड़ा ही लॉजिक लगाना पड़ता है, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है।
तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसी का अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उसी मेथड से करना, क्योंकि वो बहुत आसान है, उसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ता और आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो पहले आप ये जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको इसका अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। अब देखिए बच्चों, ये जो मेथड है बच्चे कई बार अप्लाई नहीं कर पाते, इतना वो नहीं सोच पाते, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि उसी तरीके को यूज करो हमेशा, तो आपको चीजें अच्छे से, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इनको लिखे रहने देते हैं, बाकी को मैं डिलीट करके यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। देखो ये सब अपन डिलीट कर देते हैं, ये सब आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ पे देखो, अब इसको एक करने का एक और तरीका, मेथड क्या है, कैसे सोचा जा सकता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। ये याद रखें कि नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं है, नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं है, बस इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर नेगेटिव मास जैसी चीज होती, ऑल्टरनेटिव मेथड जो है वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखें, मैं आपको समझाता हूँ। कि आप क्या करें कि अगर सोचो कि ये पॉजिटिव मास है जो आर रेडियस में, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये कंप्लीट डिस्क होती, कंप्लीट डिस्क होती, ये पूरी डिस्क होती, सोचो आप, ये पूरी डिस्क होती जिसका रेडियस कितना होता बेटा, 2r, और इसमें मैं ऐड कर देता, बिल्कुल इसके सेंटर पे एक ऐड कर देता, तो इसका मास पॉजिटिव होता, मान लो इसका मास m1 है, तो फिर मैं इसमें प्लस करता, ऐड करता एक छोटी सी डिस्क जिसका रेडियस r है, और मान लोगे कि नेगेटिव मास जैसी कोई चीज होती, नेगेटिव मास जैसी कोई चीज होती, अगर ये 2r रेडियस है तो r रेडियस है, तो इसका मैं नेगेटिव मास मान लेता -m2, -m2 कुछ मास है। और अगर मैं इसको यहां पे प्लेस कर देता, ये देखो मैं ऐसा करता हूं, देखो यहां पर, देखो बेटा, यहां पर ये जो है, देखो ये जो नेगेटिव मास वाला है, इसको मैंने मान लिया नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती, पहली बात ये, हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक की तरह यूज कर रहे हैं नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट को। बाकी नेगेटिव मास, नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। बस इस सवाल को हमें आसानी से सॉल्व करना है, तो एक तरीके से सोचकर इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये देखो जो येलो वाली डिस्क है, येलो वाली डिस्क, अगर आप इसको यहां पे प्लेस कर दोगे M1 वाले में, तो M2 जो मास है इसका, क्योंकि दोनों की जो सिग्मा है वो सेम है, तो M2 मास जो वाला ये पोर्शन है R रेडियस वाला, उसमें वो मास जो है पॉजिटिव मास को कैंसिल कर देगा, नेगेटिव मास। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, पॉजिटिव मास नेगेटिव मास को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे तो खाली जगह आ जाएगी ना, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका ऐसे बन जाएगा, देखो ये ऐसे, जो कि हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना था भाई। तो हम क्या करें कि जहां पे कैविटी है, जहां खाली जगह है, उतनी जगह को नेगेटिव मास मान लें, सिग्मा दोनों का सेम रखें, दोनों की जो डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी, उसको सेम रखें। अब इनका अब पूरी डिस्क का तो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना आता है ना, तो मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लूं प्लस इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लूं, दोनों के सेंटर ऑफ मास को ऐड कर दूं, तो मुझे फाइनली इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास निकालूं, इसका सेंटर ऑफ मास निकालूं, और दोनों को सॉल्व कर लूं, तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, जो कि यही आएगा। अभी अभी हम निकाल के देखते हैं आंसर, है ना। तो पहली चीज तो नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पे मान रहे हैं नेगेटिव मास, सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अगर हम इस सिस्टम की बात करें जो ये बनाया है आपने, यहाँ पे फिर से इसको मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, वो तो समझाने के लिए मैंने, तो ये येलो कलर फिर से हटा देते हैं, ये हमारा व्हाइट कलर में ही था। तो ये कंप्लीट डिस्क है, तो व्हाइट कलर वाली जो कंप्लीट डिस्क है, इसमें तो आप सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो ना, यानी इस पूरे को M1 से रिप्लेस कर सकते हो आप भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हो, M1 से। अच्छा, कितनी दूरी पे रिप्लेस कर सकते हो बेटा, तो आपको पता है कि डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना होता है भाई, 4r/3π, है ना। डिस्क का आपको पता है ना, कंप्लीट अगर डिस्क होती तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका YCM कितना होता है भाई, ये होता है
4r/3π। तो r जो है वो रेडियस होता है बच्चों, है ना। तो ये डिस्क का रेडियस कितना है 2r, तो 4 इंटू 2r करोगे तो 8r आएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है जहां पे m1 कंसंट्रेट कर सकते हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो 4r/3π, 4r/3π। तो ये तो y1 हो गया, m1 मास का कोऑर्डिनेट y1। वैसे ही आप m2 मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, इसका सेंटर ऑफ मास, तो -m2 नेगेटिव मास लेना है, तो -m2 आपने लिख लिया। तो इसकी दूरी कितनी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है y2 वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा 4r/3π। तो यहाँ पे 4 इंटू 2r होता तो ये 8r है ना बच्चों, 8r/3π हो गया। और इसका रेडियस r ही है तो ये 4r/3π हो गया। अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, y कोऑर्डिनेट पता चल गए, है ना। दोनों m1 और m2, तो m1 और m2 निकाल लो। m1 कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा तो हमें पता है, सिग्मा हमने पहले ही निकाला हुआ है, दोनों बॉडीज का सिग्मा जो है वो तो सेम है, और सिग्मा हमने पहले निकाला हुआ है ओरिजिनल वाले क्वेश्चन से 3 kg के लिए, तो उसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो देखो m1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू एरिया, एरिया ऑफ m1 दैट इज a1। तो ये तो कंप्लीट हाफ डिस्क है, तो इसका हो जाएगा पाई 2r²/2, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा की वैल्यू है 2/πr², सिग्मा की वैल्यू, और मल्टीप्लाइड एरिया a1 जो है बच्चों वो पाई इंटू 2r², तो 2r का होल स्क्वायर जो 4r² हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, हाफ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसल, पाई r² कैंसल, तो देखो ये आ गया 4 kg। तो जो आपका m1 है वो आ गया 4 kg, तो m1 मिल गया भाई। अब m2 की वैल्यू निकाल लो, तो m2 की वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, m2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a2, जो m2 वाली डिस्क का एरिया है, बट ये नेगेटिव है तो माइनस में हम यूज कर लेंगे, तो नेगेटिव मास है ये, है ना, तो माइनस लिख लेते हैं। तो a2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, a2 की वैल्यू कितनी है, πr²/2, है ना। तो ये है सिग्मा 2/πr², और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, माइनस के साथ चल रहा है, πr²/2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 kg आ जाएगा, -1 kg। देखो तो m2 की वैल्यू भी आ गई बच्चों, -1 kg, नेगेटिव मास है ना, तो -1 kg। अब आप इसको क्या करो, y2 आ गया, m2 आ गया, m1 आ गया, y1 आ गया। अब आप ycm ही होगा ना सेंटर ऑफ मास, xcm तो है नहीं, तो ycm निकाल लो भाई। तो ycm क्या लिखेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही तो करते हैं बेटा अपन। तो यहाँ पे आप लिखना चालू कर दो, m1 कितना है 4 kg, y1 कितना है 8r/3π। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1, m2 -1 है, ब्रैकेट में आप देखो क्या लिखोगे, 4r/3π, है ना, इसका y2, तो ये 4r/3π हो जाएगा। अब ये 4r/3π हो गया है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, और डिवाइड बाई दोनों का मास, तो 4 - 1 आएगा। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पे 4r/3π जो है वो कॉमन आ जाएगा, 4r/3π, नीचे 4 - 1 3 बचेगा, ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा कितना बेटा, 4r/3π बाहर आ गया ना, तो ये 8 और ये -1, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। तो देखो ये कितना आ गया, 4 × 7 28r/3 × 3 9π। देखो फिर से वही आंसर आया आपका, देखो सेम आंसर 28r/9π। देखो लेकिन ये कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, इसमें हमें ना कोई इंटीग्रेशन करना पड़ा ना कुछ, बस एक छोटी सी चीज माननी पड़ती है, नेगेटिव मास। तो जहां पे खाली जगह है उतनी डिस्क का अगर आप नेगेटिव मास मान लो और उसके सेंटर ऑफ मास निकालकर नेगेटिव मास को आप वही फॉर्मूला लगा लो रिप्लेसमेंट मेथड से, तो आपके आंसर्स आ जाते हैं बच्चों, आसानी से आपको आंसर निकालते बन जाएगा। YCM निकालना है, फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, जबकि नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती, बट ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होता है, आंसर वही आता है जो हमने इतना इंटीग्रेशन करके आया। अच्छा अभी जो ये सवाल था इसमें फिर भी इंटीग्रेशन के बारे में सोचा जा सकता था, अभी मैं आपको अगर क्वेश्चन दूंगा तो आप इंटीग्रेशन भी नहीं सोच पाओगे, इंटीग्रेशन सोच भी लोगे तो लिमिट नहीं सोच पाओगे आप, तो वो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे फिर, है ना। अभी एक और एग्जांपल हम करते हैं इस पे बेस्ड, तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगा। फिर ये नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आसानी से उस सवाल को सॉल्व कराएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये जो अल्टरनेटिव मेथड है इस पे रिलाई करना,
ये हर तरीके के सवाल को सॉल्व कर देता है, जितने भी कैविटी प्रॉब्लम्स होते हैं ना। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ। तो देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ना, ये, और इस सॉलिड स्फीयर में ऐसे कैविटी काटी गई है, लेट्स सपोज। ऐसे रुक जाओ, इस तरीके से बना लेते हैं, ऐसे एक स्फेरिकल कैविटी काटी गई। मतलब ये सॉलिड स्फीयर तो है, लेकिन जो मटेरियल है वो सिर्फ इस रीजन में प्रोवाइडेड है। देखो इस तरीके से, देखिए बच्चों, इस तरीके से यहां है केवल मटेरियल में, है ना, और ये अंदर जो है खाली जगह है, कैविटी है, कैविटी, ये जो है कैविटी है, याद रखें। अब आपको इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया मैं आपको बताता हूँ, कि ये जो बड़ा वाला स्फीयर जो है, इसका रेडियस जो है वो है 2 मीटर, और जो ये अंदर वाला कैविटी कटी हुई है उसका रेडियस है 1 मीटर, है ना। दोनों का सेंटर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ऐसा बता दिया उसने। और ये जो टोटल मास है इस विथ कैविटी, जो सॉलिड स्फीयर का मास है वो है 15 kg, है ना, सॉलिड स्फीयर जिसमें कैविटी है ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गई बात। इसके बाद फिर उसने बोला कि भाई इस स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। अब देखो बच्चों, इसमें इंटीग्रेशन आप सोच ही नहीं पाओगे, आप कहाँ पे जाके कहाँ से एलिमेंट लोगे, यही सोचने में दिक्कत हो। फिर लिमिट का कहाँ से कहाँ लगाओगे, क्योंकि इसमें कैविटी तो कोई रेगुलर उस पर नहीं काटी है ना, ये तो सीधी सीधी कैविटी बीचों बीच कटी हुई है इस तरह एक साइड पर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना, लिमिट लगाना, फिर उसको सॉल्व करना बहुत पॉसिबल है ही नहीं। और इंटीग्रेशन से होगा भी तो फिर वो डबल इंटीग्रेशन से होगा, है ना, सिंपल इंटीग्रेशन से नहीं हो पाएगा ये। तो इस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते इंटीग्रेशन से, सोच भी नहीं सकते, और लिमिट तो बिल्कुल नहीं सोच पाओगे आप। इसलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड। इसलिए मैंने आपको बताया कि ऑल्टरनेटिव मेथड छोटा भी है और वो बहुत सारे सवालों को आसानी से सॉल्व भी करा देता है। हर प्रकार की कैविटी प्रॉब्लम जो है वो आपको सॉल्व हो जाएगी बच्चों, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लेट सपोज कि भाई हम इस पूरे जो सिस्टम है इसको इक्विवेलेंटली ऐसे तोड़ सकते हैं ना। हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है जो 2 मीटर रेडियस का है, पूरा सॉलिड स्फीयर, फुल सॉलिड स्फीयर, जो कितने रेडियस का है बेटा, 2 मीटर रेडियस का, है ना। और सॉलिड स्फीयर का आपको पता है कि इसका सेंटर कहाँ होता है। अगर मैंने इसके सेंटर को ओरिजिन माना है, यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसका जो पूरा मास होगा m1, वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा m1, और ये m1 मास जो है यहाँ पे सेंटर पे रख देंगे, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होता है। अच्छा, ये ओरिजिन पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों 0 0 हो जाएगा, है ना, ये जो m1 मास है। फिर उसके बाद इसको प्लस, जितने एरिया में आपको कैविटी काटना है 1 मीटर का स्फीयर, उसका नेगेटिव मास ले लो। तो हम यहाँ पे नेगेटिव मास ले लेते हैं भाई, तो प्लस करेंगे ये छोटा स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर को, और इस छोटे से सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है वो 1 मीटर हो जाएगी, और इसका जो मास है वो नेगेटिव मास मान लेंगे -m, और इसका भी जो सेंटर ऑफ मास है वो तो सेंटर पे ही होगा, तो m2 को -m2 को जो है वो सेंटर पे प्लेस कर देंगे। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो बच्चों, इसका जो सेंटर है कैविटी का, ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर, x में, y तो है ही नहीं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा y 0 हो जाएगा और x 1 हो जाएगा, तो 1,0, मतलब x cm है। x, क्योंकि ये x में ही आएगा, इनके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो x एक्सिस में मिलेगा बच्चों, y एक्सिस में नहीं मिलेगा। तो मुझे ये तो पता चल गया लॉजिकली कि इस पूरे स्ट्रक्चर का y cm जो है वो 0 होना है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, m1 निकालना पड़ेगा, तो पहले आपको यहाँ पे रो निकालनी पड़ेगी। रो मतलब इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड है ना, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, रो निकालो, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 kg अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो बड़ा वॉल्यूम में से कैविटी का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 2 क्यूब, है ना बच्चों,
तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 4/3 पाई, तो 4/3 पाई मैंने बाहर ले लिया, और 1 का क्यूब तो -1। तो ये आपका आ गया बच्चों कितना, रो, है ना। अब अगर इस रो की वैल्यू देखा जाए तो आप फिर इसको m1 निकालो, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, रो इंटू वॉल्यूम v1, जो इसका वॉल्यूम होगा। तो आपको पता चल रहा है कि ये 15 है अपॉन 4/3 पाई, और यहाँ पे 8 माइनस 1 जो है वो 7 हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, और इंटू एरिया इसका वॉल्यूम जो है 1, वो हो जाएगा 4/3 इंटू 2 का क्यूब पाई, है ना, r क्यूब, तो ये 8 हो जाएगा। तो 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, देखो 15 इंटू 8, तो 15 इंटू 8 जो है 8 5 जो 40, और 120 आ जाएगा, है ना, अपॉन 7, तो 120/7 kg, ये बच्चों क्या आया, इसका मास आया, ठीक है, m1 आया। तो इस तरीके से आप m1 लिख सकते हो। फिर अगर आपको m2 लिखना है, तो m2 तो नेगेटिव मास है, तो नेगेटिव हम लिख लेंगे, तो माइनस रो डेंसिटी इंटू V2 वॉल्यूम करना। तो डेंसिटी कितना है बेटा इसका, तो डेंसिटी है कितना, मास डेंसिटी 15/4/3 इंटू पाई इंटू 7, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब, तो 1 रहेगा, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो ये आ गया -15/7 kg। अब आप फॉर्मूला पुट कर दो, देखो आपको पता है कि एक्सीएम 0 होना है ना, वाईसीएम तो 0 है, वाईसीएम क्योंकि वाई में नहीं है ना, एक्स में ही है कोऑर्डिनेट्स, तो एक्सीएम ही आएगा, वाईसीएम तो 0 हो जाएगा। तो एक्सीएम का क्या फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो देखो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, m1 कितना है बेटा, देखो आप m1 है 120/7, और x1 कितना है बच्चों, तो x1 0, m1 का कोऑर्डिनेट तो 0 है, माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि m2 माइनस है, तो -15/7 मल्टीप्लाइड बाई इसका x कोऑर्डिनेट है 1, और टोटल मास तो यही होगा ना, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 120/7 -15/7, तो ये वापस से यही आना चाहिए ना भाई, 15 kg बच्चों, क्योंकि इसका मास तो है 15 kg था ना, तो नीचे 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो 0 वाला टर्म है ये तो गया, तो ये कितना बचेगा बच्चों, 15/15, तो ये माइनस में आ जाएगा 1/7 मीटर। माइनस का मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरफ है, इस तरफ, अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव, तो पीछे की तरफ है 1/7 मीटर। तो देखो कितनी आसानी से आपका आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आप नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, तो ऐसे कैविटी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो कैविटी प्रॉब्लम्स में इंटीग्रेशन सोचना, फिर लिमिट सोचना बड़ी दिक्कत का काम है, आसानी से आपका आंसर आएगा नहीं, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पॉइंट है, ये जो प्रोसेस है, ये अच्छे से आपको क्लियर होगी, समझ में आई होगी, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लें।